हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस। तो आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे पीवाईक्यू की क्लासेस चल रही है और 2 दिन से नहीं आ रही थी। इसका रीज़न था कि मैं थोड़ी बीमार थी, तो फिर से मैं आ गई क्लास लेके। और देखो, क्लास 3 तक पीवाईक्यू की जो बायो की क्लास थी, जो जीव विज्ञान की क्लास थी, वो हो चुकी है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 81, और इसमें तो आपको पता होगा कि 190 क्वेश्चन आ चुके हैं 20 ईयर्स में। तो हाँ, आज हम कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में, तो गेट रेडी। हाँ, और देखो, जिसने भी मेरे पीछे की क्लासेस नहीं देखे, पीवाईक्यू नहीं देखे, वो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके इन कमेंट में ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसा लगता है। और हाँ, जो नए हो उन लोग के लिए एक स्पेशल बात कि आप पीवाईक्यू के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मेरे चैनल पे सारे अपलोडेड हैं, आप जाके 1 बाय 1, बिल्कुल लेंदी क्लासेस नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट्स क्लासेस हैं, आप उसमें देख सकते हो। तो आज की क्लासेस शुरू करते हैं बिल्कुल जोश के साथ एंड फुल, और एक अच्छे शायरी अंदाज में कि मेहनत करने वालों को कभी पीछा नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ का साबित यही करती है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें जीतने की मज़ा तभी मिलती है जब पूरी दुनिया हमें हराने की कोशिश कर रही हो। तो वही आज हम लोगों की हालात है कि हमारे कॉम्पिटिशन हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा है, यानी कि पूरी दुनिया हराने की कोशिश कर रही है। और इस चीज़ का अगर आप जीतने का मज़ा लेना चाहते हो तो फुल जोश से तैयारी करो, ज़रूर निकलोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, और बिना ज़्यादा देर किए हुए, क्योंकि हमें क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, बातें नहीं। ठीक है, तो देखो 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये डार्विन की है। ऑप्शन नंबर डी राइट याद रखना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो वह है डार्विन। ये देखो इनके बारे में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है, जो 1809 से 1882, यानी पुस्तक विकासवाद को प्राकृतिक वर्णनवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। तो ये बात याद रखना कि दोनों एक ही बुक का नाम है। ठीक है, इनकी पुस्तक पूरा नाम बहुत बड़ा है, आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ देती हूँ। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ऑफ मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या द कंजर्वेशन ऑफ फेवरेट रेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। समझ गए, ये बुक की नाम है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 82 पे आते हैं। शैवाल और कवक को मिलने से लाइकन बनता है, जिसे कहते हैं, देखो इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब, देखो ये क्वेश्चन मैं डबल स्टार लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने शायद पीछे भी आप लोग को इसी से रिलेटेड कि कवक और शैवाल से एक बार दिखा दूँ, पता नहीं कितने नंबर के क्वेश्चन नंबर पे था, मैं भूल रही हूँ। देखो मैंने खोज लिया, ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। मैं बिल्कुल सामने दिखा के बताऊंगी कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत बार पूछ चुके। तो एक ये बार यहाँ पूछा और एक बार यहाँ पूछा क्वेश्चन नंबर 82 में। ठीक है, और देखो कितने साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसीलिए 20 ईयर्स का कर लो, कहीं से भी पीछे से भी रिपीट करें, आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। तो ये म्यूचुअलिज्म होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट मार दो। ठीक है, अब म्यूचुअलिज्म किसे कहते हैं? सहजीवी, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट। जो शैवाल होता है वो कवक पे है, जो शैवाल है वो कवक पे है, और कवक जो है शैवाल पर है। ठीक है, एक दूसरे को कवक द्वारा, जो देखो जहाँ कवक द्वारा शैवाल को सुरक्षा तथा शैवाल द्वारा कवक को भोजन, जो शैवाल है वो कवक को भोजन देता है। ठीक है, और कवक जो है, और जो कवक है वो क्या देता है? कवक शैवाल को सुरक्षा देता है। ठीक है, याद रहेगा। अब परजीवी क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म, इंग्लिश में भी याद रखना कि वे एक प्रजाति को लाभ तथा दूसरे प्रजाति को हानि होती है। अमर बेल के दूसरे पौधे पर उगना, देखो अमर बेल का दूसरे पौधे पर उगना, अमर बेल को तो फायदा है कि उससे सब कुछ ले रहा है, पर अमर बेल को नुकसान होता है, जो जिस पौधे पर वो उगता है उसको नुकसान होता है, वो पैरासाइटिज्म है। मतलब खुद को फ़ायदा के लिए दूसरे पौधे को नुकसान होता है, वो पैरासाइटिज्म होता है। और कम्युनलिज्म किसको कहते हैं? जो सहभोज्यता होता है, ये एक प्रजाति को लाभ और दूसरे प्रजाति को अप्रभावित, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे को कहते हैं कम्युनलिज्म। उदाहरण में देखो, चूषक मछली का शार्कों के सतह पर सटे रहना, ये बात याद रखना। चूषक मतलब जो मछली होती है वो शार्कों के सतह पर सटे रहती है ताकि उससे अपना भोजन ग्रहण कर सके, और शार्कों को भी फ़ायदा ही हो जाता है, मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होता, उसकी गंदगी साफ़ कर देती है। तो इससे दोनों, इसे कम्युनलिज्म का एक अच्छा उदाहरण माना गया है। ठीक है, अब 83 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। जहाँ जीव रहता है वही सटीक जगह को क्या कहते हैं?
तो उसे क्या कहेंगे? जहाँ जीव रहेगा उसे आवास कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट मार सकते हैं हम, ठीक है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 क्या कर रहा है? देखो, सौर ऊर्जा में एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा जो एटीपी में बदलती है वो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है ना। क्लोरोप्लास्ट यानी ऑप्शन नंबर बी राइट मारेंगे, क्योंकि देखो क्लोरोप्लास्ट ऊर्जा में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसे क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रसायन यौगिक में पाया जाता है। यह वर्णक हरी पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है जो सौर ऊर्जा को एटीपी में एनर्जी में बदलती है, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस, ओ सॉरी, अब ठीक है, इतना ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद। ओ माय गॉड, हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें क्या बनता है? फूड के साथ हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी कौन नहीं मारेगा, सबको पता होगा, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 कह रहा है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो वह है ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसको राइट मारेंगे, यानी कि स्टडी ऑफ बोन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अब देखो, जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की अंतरिम संरचना तथा उसमें पाए जाने इससे रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे मिलने ही वाला कंफर्म, क्योंकि बहुत बार आ चुके हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो जियोलॉजी जो होता है पृथ्वी के अंतरिम भाग के लिए, सेरोलॉजी जो होता है ब्लड सीरम, ठीक है, ओरोनोलॉजी के तहत पर्वत का अध्ययन, और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 87 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होते हैं? कोई एंजाइम नहीं होते हैं, तो किस में नहीं होते हैं? तो वह है विषाणु, यानी ऑप्शन नंबर बी विषाणु यानी वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। अब इसको जान लेते हैं कि क्यों, क्या और कैसे, ये मुझे जानने में बहुत मज़ा आता है, ठीक। तो सोचा आपको भी पता होना चाहिए। लाइकन, जीवाणु और शैवाल में कोशिका भित्ति होती है। देखो, कोशिका भित्ति को आप क्या समझोगे? कोशिका भित्ति सेल वॉल को कहते हैं। तो देखो, लाइकन और जीवाणु और शैवाल इस सब में क्या होता है? सेल वॉल होता है, परंतु विषाणु में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक प्रोटीन कीट होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन कीट होता है, ठीक है, जो कोशिका भित्ति की तरह काम करती है। अतः विषाणु में कोई कोशिका भित्ति का में एंजाइम नहीं होता है। जब उसमें कोशिका भित्ति नहीं है तो उसका एंजाइम कहाँ से होगा? इसमें क्या होता है? प्रोटीन कीट होता है। तो याद रखने के लायक क्वेश्चन है। मनुष्य के क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट वो होता है, वाइट ब्लड सेल को कहते हैं लिम्फोसाइट, या फिर WBC भी कहते हैं, ठीक है। तो वो उसका निर्माण कहाँ होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक होगा, क्योंकि देखो एक जगह पे नहीं होता है। देखो, मनुष्य के शरीर में प्लीहा या तिल्ली में, अस्थि मज्जा में और थाइमस ग्रंथि में आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। यह एक प्रकार का श्वेत कणिकाएं हैं, यानी WBC है, जो सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है। WBC का मेन वर्क जो होता है वाइट ब्लड सेल, इसको कहते हैं फुल फॉर्म में। देखो ये कहाँ पहले बनता है, ये देखो स्प्लीन, बोन मैरो एंड एक और था थाइमस ग्लैंड में भी बनता है, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बीमारियों से बचाता है। याद रखना, अच्छी क्वेश्चन है, याद करने वाली क्वेश्चन है, डबल स्टार कह दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो कौन से हार्मोन में? तो थायरोक्सिन। अब इससे क्या ही रिलेट करोगे कि आयोडीन से कमी से हमें थायराइड हो जाता है, और थायराइड किस में मिली होती है? तो वो थायरोक्सिन हार्मोन में। तो इसीलिए देखो, थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। इसमें आयोडीन मिली होती है, हाँ, तभी तो कमी होता है तो हमें थायराइड बीमारी हो जाती है ना, और नहीं ज़्यादा हो जाता है तो भी उससे शरीर में आयोडीन की कमी से हमें घेंगा यानी गॉइटर रोग होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन विरिसेक टेस्ट, ये इसके और भी जो एग्जाम्पल्स हैं उसका क्वेश्चन का दिया गया है, ठीक है। तो इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। फिर भी एक बार हम दिखा देते हैं कि देखो, इंसुलिन जो होता है पेनक्रियाज से स्रावित होता है। जो इंसुलिन है वो कहाँ से? देखो, एक क्लास में जैसे ये कंप्लीट होगा, मैं ऐसी क्लासेस लाऊंगी साइंस की, और मैंने पहले भी बताया है कि मैं साइंस से ही ग्रेजुएट हूँ, जूलॉजी ऑनर से।
तो मुझे साइंस की अच्छी पकड़ है और मैं बीपीएससी के लिए आपको साइंस का बेटर तैयारी करवा सकती हूँ। इसीलिए मैं इसके बाद आपको बिल्कुल मेन टॉपिक वाइज मैं खुद से लिख के अपने हैंड रिटन नोट्स की तरह आप लोग को समझाऊंगी। और इसके बाद वही सब क्लासेस आने वाले हैं, तो जुड़े रहना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं जो भी क्लासेस बनाऊँ, और बेल आइकन दबा लेना ताकि मैं जैसी क्लास डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं। हाँ, ये बताना भूल गई, जो इंसुलिन होता है वो पेनक्रियाज से निकलता है, जो शरीर में ग्लूकोज के वजह जैसे जिसको डायबिटीज़ होता है ना, याद रखना, जैसे डायबिटीज़ जिसे होता है वो इंसुलिन की कमी से ही होता है, मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन थोड़ा कम हो जाता है तो उसमें हो। हाँ, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 तो हो गया ना। हाँ, अब आते हैं 90 में। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स को हल्के में मत लेना, ये एक ऐसी बीमारी है कि एक बार हो गई ना और उसमें फिर अगर ये इसका जीवाणु जो होता है, जो इसका जो वायरस होता है, विषाणु, वो अगर एक बार आपके बॉडी में हो गई, किसी भी कारण से होता है, किसी के खून के कांटेक्ट में आने से, ये सब चीज़ ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें होता है ना कि अगर एक बार आपको हो गया ना, तो आपको अगर इसमें अगर बुखार लग रही है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, तो नेवर बी चेंज, वो कभी ठीक होने वाला है। ये एक बार हो गई तो मतलब हो गई। तो देखो इसका क्या, देखो एड्स किसके कारण होता है, तो ये याद रखना विषाणु का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एड्स विषाणु जो HIV इम्यूनो, देखो HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसका रोग प्रतिरोध क्षमता नष्ट हो जाती है, मतलब हमारा WBC यानी कि प्रोटेक्टिव सेल से इसको ही ख़त्म कर देता है, तो हमें कोई भी बीमारी लगेगी तो उसे ठीक कर ही नहीं पाता हमारा बॉडी, तो ये होना नहीं चाहिए। एड्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का याद रखना है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये एक वायरस है और ये एक बीमारी का नाम है एड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 पे हम आते हैं। 91 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो वो करता है लाइसोसोम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसको राइट मारेंगे। ठीक है, अब इसका लाइसोसोम के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है, ये मुझे पढ़ने में भी पसंद आती है। लाइसोसोम की खोज जो हुई थी 1955 में, देखो ड्यूब द्वारा की गई थी। ठीक है, ड्यूब द्वारा की गई थी। इसमें झिल्ली से घिरी संरचना होती है जिनमें 24 प्रकार के पाचक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? लाइसोसोम में। ओके, तो ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है, जिनका निर्माण खुरदरी अंतःप्रदा यानी RER में होता है। RER को कहते हैं राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, एक ये रफ सरफेस होता है और एक होता है ACR स्मूथ वाला। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो राइबोसोमल्स होते हैं ऊपर एक रफ वाला होता है, एक स्मूथ वाला होता है। तो देखो यह बाहरी पदार्थों को भक्षण के बाद पाचन जैसे विषाणु तथा जीवाणु कोशिकाओं को टूटे फूटे भागों व अपशिष्ट पदार्थों में पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है। ठीक है, और ये कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। इसके आत्मघाती शैली यानी इसे क्या भी कहते हैं, तो इसे सुसाइड वेजल्स भी कहते हैं। याद रखना कि सुसाइड वेजल किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम। सुसाइड वेजल किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड याद करने वाली बात है। हो सकता है कि लाइसोसोम से ये क्वेश्चन ना पूछे, पर ये तो पूछ सकते हैं कि उसमें कितने प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, तो याद रखना 24। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और बात, सुसाइडल वेजल्स भी इसको कहते हैं, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ें। शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? तो लौह यानी लोहे यानी आयरन की कमी से क्या होती है? तो ये होती है रक्तलपता, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसको तो हम बहुत अच्छे से जान लेते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में किस चीज़ की कमी होती है तो हमें पता तो होना चाहिए ना। तो शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया यानी कि रक्तलपता होता है, ये तो सभी को पता होता है ना कि हेमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी से हमें क्या होता है, तो एनीमिया होता है ना। आयरन रक्त के लिए हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, यानी आयरन जो होता है हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। ठीक है, जिसके द्वारा शरीर में प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुँचता है। अब बताओ हीमोग्लोबिन की ही कमी रहेगी तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कहाँ से अच्छे से पहुँचेगा? तो बहुत सारे फंक्शन इसमें डिसबैलेंस हो जाते हैं, इसलिए हमें आयरन युक्त भी खाना चाहिए जिससे हमें आयरन मिल सके। ठीक है, हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं। आयरन की कमी से प्रमुख कारण आयरन युक्त डाइट का सेवन ना करना, पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग तथा प्रेगनेंसी के दौरान आयरन से की ज़रूरतें बढ़ जाना आदि है। याद रखो, देखो आयरन की कमी से प्रमुख कारण यानी आयरन युक्त डाइट का सेवन ना करने से पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग, देखो ये लड़कियां सुन लें और याद कर लें कि ये उनको प्रॉब्लम होती है, ये आप
बेहतर जानते होंगे, तो हमेशा आयरन युक्त खाना खाते रहना। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात तो बताने की नहीं है, अब आप समझ चुके होंगे। कमी का प्रभाव इम्यूनिटी कमज़ोर, इन्फेक्शन बढ़ना, बच्चे का निम्न विकास, कम वजन, हृदय रोग आदि के रूप में होता है। एक आयरन हमारे बॉडी में इतने सारे डिसबैलेंस कर सकता है, तो इसीलिए हमें अपना आयरन युक्त डाइट खाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही ईजी क्वेश्चन देखते ही आंसर लगाओ। 98.6 फ़ारेनहाइट। क्यों? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में 36.6 डिग्री सेल्सियस, ये भी याद रखना, डिग्री सेल्सियस में दूसरा होता है, फ़ारेनहाइट में दूसरा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा मानव शरीर के किस अंग में उपकला की कोशिका पाई जाती है? तो ये देखो ऑप्शन नंबर ई होगा उपयुक्त में से एक से अधिक या एक। अब क्यों, अब क्या और कैसे? उपकलक उत्तक यानी कि एपिथेल टिश्यू आपस में जुड़ी कोशिकाओं में से एक अधिक परत द्वारा बनी होती है। ठीक है, जो जंतुओं के शरीर को ढकने तथा बाह से रक्षा प्रदान करती है। यह शरीर के निम्न विभिन्न तंत्रों को भी एक दूसरे से पृथक करती है, जिसका प्रमुख कार्य है जल व पोषण पदार्थों का अवशोषण, शरीर में उत्सर्जित पदार्थों का निकासी आदि। शरीर के विभिन्न अंगों जैसे जीवा टांग, वृक्क नली, लार ग्रंथ यानी श्वेत ग्रंथि मतलब स्वीट ग्लैंड, आंत की बाहरी भीतरी भाग, अग्नाशय, नर व मादा का मूत्र मार्ग, फेफड़ा, आँख, कान आदि में पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग अच्छे से देख लो एक बार। देखो, टंग, जीभ, ग्रेन, श्वेत ग्लैंड, आंत भाग, अग्नाशय, नर व मादा का मूत्र मार्ग, फेफड़ा, आँख आदि में पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? ये एपिथेलियल टिश्यू है। ओके, ठीक है, तो देखो कह रहा है कि उपकला यानी एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाई जाती है? तो देखो नाक में भी, अग्नाशय में भी, फेफड़ा में भी, तो इसलिए एक से अधिक होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 95 पे चले। देखो कह रहे हैं कि आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंत है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आंत। ठीक है, अब इसके बारे में देख लो कि कहाँ होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये बात याद रख लो। तो देखो फेफड़ा, टीबी, प्लेग और निमोनिया जैसे रोग में फेफड़ा को प्रभावित करता है। आंत देखो टाइफाइड और हैजा में, अभी ऐसी मौसम चल रही है कि टाइफाइड सबको ज़्यादा हो रहा है, तो टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड आंत में होता है। श्वास नली में देखो डिप्थीरिया, काली खांसी, वुपिंग कफ होता है ना, तो वो होता है श्वास नली में, यानी कि हमारा ये ब्रेथ जो नल होता है ना, उसमें होता है। और तंत्रिका में टेटनस और कोढ़ होता है। ठीक है, तो याद हो गया। टाइफाइड जिसे आंत ज्वर भी कहते हैं, टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहते हैं, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया खाने और जल द्वारा लोगों तक पहुंचता है। इससे प्रभावित अंग आंत है। याद रहेगा, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम 96 पे चले। कह रहा है कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, अब देखो कार्बनिक इसलिए है, ऑप्शन नंबर सी जरूरी। देखो कार्बनिक खादों में पूर्ण चक्रित फार्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ये अब देखो ये क्या इसका रीजन था, वो देखो जब कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का उपयोग न्यूनतम व कार्बनिक खाद और कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक कारक जैसे नील, हरित, शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग बल दिया जाता है, तब द्वितीय हरित क्रांति के तहत प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, तो इसे भी हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाए। कह रहा है निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो यह है ऑप्शन में सीधे खुशी डी मार दो। ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होगा। अब फोटोसिंथेसिस कैसे बढ़ाती है उसको पढ़ ले। देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रकाश ऊर्जा प्लस हाइड्रो मतलब वाटर का निर्माण करते हैं, इस एवं ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी में कुल प्रकाश संश्लेषण 90% भाग पर जलीय पौधे और शैवालों द्वारा होता है। सोच लो, पृथ्वी पर जितने 90% जो भाग है वो जलीय पौधे और शैवालों द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और हमारे पृथ्वी पे तो पेड़ पौधे भी बहुत सारे ऊपर में है ना। क्वेश्चन नंबर हम 98 पे आते हैं। 98 क्या कह रहा है, आए जानते हैं क्या कहना चाहता है। तो निम्नलिखित में से
संवहनी पौधे को चुनिए, तो वह है फर्न। ये भी रिपीटेड है, वो भी 2 बार। इस टॉपिक को मैंने शुरू के 2 से तीसरे पेज में पढ़ाया था, यानी पहले क्लास में मिल गया होगा, देख सकते हो आप लोग, जाके मिला लो। और देखो ये फिर से आ गए। वस्कुलर प्लांट और ट्रैकियोफाइट्स में जल एवं खनिजों की भूमि से पादप को विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए उत्तक जाइलम फ्लोएम होते हैं। फर्न, मर्सिलिया, हर्स, स्टेल, पाइनस, साइकस, कैक्टस, शंकुधर, वृक्ष, ताड़ का पौधा, पेड़। ठीक है, तो याद हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 99 पे आते हैं। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो जैविक उदाहरण तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो, यानी बी। क्या? देखो माइक्रोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। ओके, अब देखो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना भाई, इम्पोर्टेंट है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अब देखो थोड़ा, सॉरी, अब सही दिख रहा। देखो जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों किसी नमी धारक पदार्थों का मिश्रण होता है, जैसे उदाहरण राइबोसोम, राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। ब्लू ग्रीन शैवाल जो होता है वो ये सब होते हैं, जिपेरियन, सुडोमोनास और बैसिलस। माइक्रोरिजल होते हैं, फंगी आदि होते हैं। बैसिलस सूजिलम, बैसिलस थुरिंगिलिस का एक जीवाणु है जिसका उपयोग कृषि के बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किया जाता है। बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। यानी बैसिलस थुरिंगिलिस का 2 इंपॉर्टेंट है, कृषि में भी और इंसानों में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो वो है अदरक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, अदरक। अदरक से एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, ये फर्स्ट पेज में ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास में आपको दिख जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है अदरक से रिलेटेड। तो पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है तना कहलाता है। उदाहरण अदरक, हल्दी, आलू, प्याज के, जबकि गाजर, चुकंदर और मूली जैसे जड़ का उदाहरण है, जड़ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 101। आगे बढ़ना है, अगर बढ़ना है तो बताओ। 101 में क्या कह रहा है? कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा का पहला कदम था? तो ये था रियो में हुआ था 1992 में। ठीक है, ओजोन परत के नष्ट के लिए बहुत सारी बातें हुई थी, जो बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, और ये 1992 में हुआ था पहला। कहते हैं अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। और ये देखो, ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैसों को उत्सर्जन को रोकने के लिए 1985 में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, है ना, और ये भी इम्पोर्टेंट है। जबकि रियो सम्मेलन जो हुआ था 1992 में पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कमी से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, वो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के प्रयास में प्रथम कानून बना था। यह था क्योटो प्रोटोकॉल, प्रथम कानून बना था। और प्रथम रियो में 1992 में ग्रीन हाउस से सम्मेलन भी, उत्सर्जन को कमी करने के लिए भी सम्मेलन किया गया था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या कर रहा है? इसरो संक्षिप्त रूप में है। ओए, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी सबको सही मारेंगे। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 103। कह रहा है डीएनए की खोज किसने की थी? मैं 3 बार कर देती हूँ, डबल, वो भाई डबल बार क्वेश्चन पूछेगा है। जब जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इसके थे। ऑप्शन नंबर ए राइट है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ, नहीं देखो, ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है। ये याद करने की चीज़ है, इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर है 104। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वो है एक वसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैट। याद रखना, फैट है। ओके, अब क्या है ट्राइग्लिसराइड? ये देख लो क्या कह रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिका, यानी कि फैट सेल का में संचित शरीर में पाए जाने वाला वह वसा का एक प्रकार है। ठीक है, एक टाइप है। इसका निर्माण हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा द्वारा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, तो निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो वो होता है मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ब्रेन के लिए। ईईजी यानी इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम द्वारा मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। ठीक है,
इलेक्ट्रोग्राफ जो ये ईईजी द्वारा हृदय संबंधी असमानताओं को जाना जाता है। सीटी स्कैन द्वारा शरीर के किसी विकृत और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई के द्वारा शरीर की विकृति को पूर्णतः विकार किया जाता है। अब देखो, सीटी स्कैन द्वारा किसी भी विकृति में, एमआरआई द्वारा शरीर की विकृति में, सब अलग अलग चीज़ होते हैं जिसे हम अलग अलग जगह से अपनी बीमारियां, अपने प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? डबल। अभी जो ये इस क्लास का शुरू हो रहा था ना कल 80 क्लास पे, 80 नंबर क्लास, 80 नंबर क्वेश्चन पे, ये देखो, देख लो भाई, देखो तुरंत देखो, शरीर का तापमान को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यहाँ हम लोगों ने 80 नंबर पे लगाया है। एंड देन रिपीटेड क्वेश्चन को आपको फिर से देखना होगा कि ये देखो, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी राइट मारेंगे। मानव शरीर में होता है तो वो क्या होता है? लगभग 70% वाटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ओके। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन नंबर 108 में जो कह रहा है कि शक्ति स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं ना उसे, कि फैक्ट्री हमारे बॉडी का, फैक्ट्री नहीं, उसे क्या कहते हैं, याद से नहीं आ रहा है, फैक्ट्री कहते हैं, एक सेकेंड में बताऊंगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1880 में हुई थी। देखो रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का खोज, तथा बेंडा द्वारा बायोलिस्ट द्वारा किया गया था। इस सब ने देखो, पावर हाउस ऑफ द सेल, वही तो कह रही हूँ ना, स्रोत कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जागाह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 109 पे एड्स होए, अभी तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा, एड्स के बारे में पढ़ा ना। देखो एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु, अभी तो पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट। एक क्लास में कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ पढ़ लो भाई, पढ़ लो, कम से कम क्लासेस देख लो लाइन से, ताकि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन तो आपके दिमाग में छप जाए, वहाँ पे तो काम आएगा, है ना। अब 110 और क्वेश्चन नंबर 30, आज का मानव तंत्र में इंसुलिन का ये अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था, इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब जो टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको आपको एक बार अच्छे से देखना ही होगा, ये तो कंफर्म है भाई, तभी वहाँ पे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि देखो ब्लड में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जो भी हम खाते हैं, तो इंसुलिन जो होता है ना वो उस चीज़ को बैलेंस करता है। अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट वाले या ग्लूकोज वाले प्रोडक्ट खा लेते हैं तो इंसुलिन का स्रावित होना बहुत है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 110 क्वेश्चन हो गए, और देखो आज मैंने अबाउट 30 क्वेश्चन करवाए और 30 मिनट से अंदर में। तो जिसने भी यहाँ तक देखा वो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना, जाते जाते लाइक कमेंट जरूर करके जाना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करके चलते बनना। फिर क्लास मिलेंगे नए क्लास में, एक अच्छे से क्लास, एक अच्छे से जोर एंड अच्छे से शायरी के साथ। तो फिर मिलते हैं, एंड थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।